वेलकम वंस अगेन। कुछ इडियम्स हैं सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए 2025 में, और ये पेपर 1 और पेपर 2 के इडियम्स हैं, और 2025 में आपसे 10-10 इडियम पूछे गए थे दोनों पेपर में, है ना। तो आपके पास 20 इडियम्स हैं। जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इडियम्स को जरूर देखें। इसमें कुछ इडियम्स हो सकता है जो जनरली एसएससी में देखने को प्रैक्टिस पेपर में नहीं मिलते हैं, पहला। ये दूसरा, आप इसके ऑप्शंस देखिए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं है, बाहर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भले आपको पता है कि इसमें जैसे ऑप्शन ए सही है, पर आप क्या करिए कि बाकी ऑप्शंस में जरूर जाइए। एक बार आप देखिए कि बाकी ऑप्शंस में ऐसा तो नहीं कोई आपको वर्ड बहुत अच्छा मिल रहा हो। जैसे लिखा है रिलेशन विथ हाफ एन ईयर, इसका मतलब ये नॉट पे फुल अटेंशन। अटेंशन शब्द आपका नाउन है, अटेंशन के लिए वर्ब रूप में पे लाते हैं, यानी पूरी तरह ध्यान न देना, अधूरे मन से सुनना। लेकिन देखो लिखा है बीइंग इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है नॉट सपोर्टिंग अ पर्सन और एनी ग्रुप। नॉट सपोर्टिंग अ पर्सन और एनी ग्रुप, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी ग्रुप का समर्थन ना करने वाला। तो वहां पर होने के लिए बी लगाया, बी को बीइंग लिख दिया, ठीक है। बीइंग इम्पीरियस का मतलब होता है ये अच्छा वर्ड है ना, एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू, लोगों से अपेक्षा करने वाला कि वो आपकी बातों को क्या करें, माने या सुने। लिसनिंग विद आयरोनिक डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब अरुचि है, और आयरोनिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक ढंग से, यानी व्यंग्यात्मक अरुचि के साथ आप किसी की बात को सुनते हैं। और देखो लिसन विथ किया है, जब किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो लिसन टू समबडी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पर केवल ए वाला सही है। लिसन विथ हाफ एन ईयर का मतलब होता है अधूरे मन से सुनना। यहाँ पर आपको इम्पीरियस वर्ड मिला था, हो सकता है आपके लिए नया हो सकता है ना भी नया हो, आपको आ रहा हो। नेक्स्ट है कि डाइड इन द वूल। डाइड इन द वूल का मतलब होता है कि डिटरमिन्ड होता है, फर्म होता है, दृढ़ होता है ना। नॉट चेंजिंग योर ओपिनियन और बिलीव। कह रहा है कि चेंजिंग नोशन। नोशन मतलब होता है धारणा है, विचार। विचार बदलने वाला बिकॉज ऑफ फ्लफी माइंड, यानी कि अस्थिर मानसिकता के कारण विचारों को बदलते रहने वाला, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। अज्यूमिंग डिफरेंट कलर, अलग अज्यूम मतलब तो विचार कर लेना, मान लेना, सपोज कर लेना। अडॉप्टिंग टू कंडीशंस, स्थिति विशेष के प्रति या परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता। तो अडॉप्ट टू समथिंग होता है ना। अगर वर्ब आ जाए तो प्लस आईएनजी चेंज कर देना। अनचेंजिंग एंड फर्म। अनचेंजिंग का मतलब ना बदलने वाला, और फर्म का मतलब है दृढ़। इन बिलीफ, विश्वास में, एंड कन्विक्शन, और जो आपकी धारणा है उसको लेकर के, यानी कि जो आप किसी चीज के प्रति जो सोचते हैं, जो आपका विचार है उसके प्रति क्या रहे, आप स्थिर हैं, रिजिड हैं, आप बदल नहीं रहे हैं, आपके भाव है, विचार। तब आप इस इडियम का यूज करते हैं, डाइड इन द वूल। जैसे क्या है, किसी भी इडियम का हिंदी अर्थ यहाँ पर लिख के नहीं दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिसका एक दो इडियम से जिसका एग्जैक्ट मीनिंग ना लिख के एक्सप्लेन किया है, उसको भी देख लेंगे। फिर कह रहा है कि लेट स्लीप डॉग्स लाई। देखो इसका मतलब होता है नॉट इंटरफियर, हस्तक्षेप न करना, इन सिचुएशंस, परिस्थितियों में। वेयर, जहां इंटरफेरेंस, इंटरफियर का नाउन है। हस्तक्षेप में एग्जेजरबेट मैटर्स। एग्जेजरबेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, जहां पर हस्तक्षेप चीजों को और खराब कर दे, है ना। तो ये इडियम में कैसा इडियम, वास्तव में इसको आप समझ सकते हैं, बार बार रिवीजन करके याद रख सकते हैं, बाकी कुछ लिमिटेड वर्ड्स में आप इसका अर्थ नहीं देख सकते हैं। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है स्थिति विशेष को वैसे ही पड़े रहने देना, बिना हस्तक्षेप के, है ना। अगर स्थिति खराब होने की संभावना हो तब। कह रहा कि नॉट स्टोक अ डेंजरस सिचुएशन। स्टोक का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, चीजों को और ज्यादा खराब कर देना, है ना। चीजों को और ज्यादा खराब कर देना, इस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। लाई अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में झूठ बोलना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लेट थिंग्स रिमेन, इंपरेटिव सेंटेंस है, अलाउ का सेंस लेट का यूज किया। चीजों को बने रहने देना, जैसे दे आर, वे हैं, बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस के कारण, है ना। जैसे कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है तो पड़ा रहने देते हैं, कौन करे। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस, स्थितियों पर, परिस्थितियों पर हस्तक्षेप न करना,
वेयर इंटरफेरेंस में एक्सेजरबेट मैटर्स, जहां पर ये जो इंटरफेरेंस हस्तक्षेप है आपके मामले या मैटर को और खराब कर दे। फिर अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। देखो ये प्रोवर्ब है, ईडीएम में पूछ जरूर लिया, लेकिन ये कभी कभी एरर के प्रश्नों में भी मिलता है। सेव्स का ये एस हटा देंगे, टाइम में टाइम्स कर देंगे, इस चीज के पहले द लगा देंगे, तो सब गलत है। प्रोवर्ब जैसे है, ईडीएम जैसे आप वैसे यूज करते हैं। इसके वर्ब वाले पार्ट को अगर ये सेंटेंस में पिरोया जाए तो वहां पर चेंजेस कर सकते हैं वर्ब में केवल। टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर, टाई अप मतलब टू डील, कॉम्प्लेक्स मैटर जो जटिल मुद्दे हैं उनको डील कर लेना विद क्लेवर मैन्यूवर्स का मतलब होता है क्लेवर, चतुराई या व्यवहार के माध्यम से। मैन्यूवर का मतलब होता है व्यवहार या काम करने का तरीका। मैन्यूवर को वर्ड को आप स्पेलिंग करेक्शन के नजरिए से भी ध्यान रख सकते हैं, तो ये नहीं है। पोक का मतलब टू इंटरफियर से है, यहाँ इसे टू इंटरफियर से, हस्तक्षेप करने से। टू इंटरफियर, तो पोकिंग एट समथिंग, किसी चीज में इंटरफियर करना रिपीटेडली, लगातार। टू रेस्क्यू अ सिचुएशन, किसी परिस्थिति को खराब होने से बचा लेने में, तो ये भी नहीं है। मेकिंग अनलाइकली कनेक्शंस, असंभावित जुड़ाव बनाना। अमंग डिस्पैरेट सब्जेक्ट्स, यानी कि जो पूरी तरह विभिन्न अलग मुद्दे हैं, कंप्लीटली पूरी तरह से अलग मुद्दे हैं, विषय हैं, उनके बीच में अगर आप कोई कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब वो ये ईडीएम का ये ऑप्शन कह रहा है कि मेकिंग अनलाइकली कनेक्शंस, असंभावित कनेक्शंस, जुड़ाव बनाना, तो ये भी नहीं है। टाइमली एड्रेसल, है ना, तो यही इसका वास्तव में अर्थ है। कह रहा है कि टाइमली एड्रेसल, समय से जांच करना, जान लेना, ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ प्रिवेंट्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, प्रिवेंट्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्रेज आपका वास्तव में क्या है, ये पूरी की पूरी फ्रेज सब्जेक्ट है। और जब एक फ्रेज या क्लॉज सब्जेक्ट की जगह पड़ी हो, उसके अंदर कितना भी सिंगुलर प्लूरल क्यों ना हुआ हो, उस पूरी की पूरी फ्रेज या क्लॉज को सिंगुलर मान करके आप फाइनाइट वर्ब का चयन करेंगे। तो लाइक टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को समय से ही क्या कर लें आप, जांच लें, परख लें। प्रिवेंट्स, रोक देता है। फ्यूचर एग्जर्बेशन, भविष्य में होने वाली अत्यधिक खराबी को, अब से इस तरह की, लेकिन भविष्य में वो चीज और ज्यादा खराब हो, उसके पहले उसमें क्या करना, आप उसके रोकथाम में लग जाएं या उसकी जांच परख में लग जाएं। तो आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब होता है चीजों को पहले से जांच परख के उसका इलाज करना, ताकि वो और अधिक खराब ना हो जाए। फिर कह रहा है कि फाइट फायर विथ फायर का मतलब होता है किसी की स्ट्रेटजी को उसी के खिलाफ यूज करना। तो ये देखो ए नंबर में लिखा है, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटजी, उसी तरह का बल या रणनीति इस्तेमाल करना, ऑफ वंस ओपोनेंट, एक व्यक्ति के विरोधी के प्रति, टू काउंटर देम, खुद को बचाने के लिए। तो आपका यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। यूज इंसेंडियरी टैक्टिक्स, यानी इंसेंडियरी का मतलब उग्र दांव पेच इस्तेमाल करना, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए, बाय फायर, आग के द्वारा। इंसेंडियरी वाला होता है ज्वलंत, है ना। एड फ्यूल मतलब उग्र करना, टू फर्दर एस्केलेट, फर्दर का मतलब होता है और अधिक, और टू एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना, अ फायरी सिचुएशन, एक उग्र स्थिति को और अधिक बढ़ा देना, तो ये भी नहीं होगा। स्कॉर्च वंस ओपोनेंट, स्कॉर्च मतलब होता है जलाकर राख कर देना, है ना। यहाँ पर किसी विरोधी को जलाकर राख करने के बजाय आप इसको देख सकते हैं डिफीट कर देना, हरा देना। स्कॉर्च वंस ओपोनेंट, एक व्यक्ति के विरोधी को, यानी खुद के विरोधी को हरा देना, धराशायी कर देना, विद अ बैरेज ऑफ फायरिंग। अब बैरेज ऑफ फायरिंग होता है अंधाधुंध गोलियों की बौछार से, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइट फायर विथ फायर का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन के दांव पेच को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है टू बी और लिव, रहना इन एन ऑनेस्ट वे, या मॉरली एक्सेप्टेड वे भी आप देख सकते हैं। बी एक्सेसिवली केयरफुल, बहुत ज्यादा सावधान होना तो नहीं होगा। ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड मॉरली एक्सेप्टेबल, नैतिकता पूर्ण ढंग से स्वीकार्य, ऑफ बीइंग, होने का। तो यही वाला आपका ऑप्शन है कि आप मॉरली एक्सेप्टेबल वे में जीते हैं या ऑनेस्ट वे में जीते हैं, तब स्ट्रेट एंड नैरो इडियम यूज करते हैं। फॉलो द स्ट्रेट पाथ, सीधा सीधा रास्ता अपनाना, डिफाइंड बाय सोसाइटी, यानी दैट इज डिफाइंड बाय सोसाइटी, वहां पर दैट इज क्या, अंडरस्टूड, जो समाज के द्वारा बता दिया जाए। जैसे मान लो पहले सती प्रथा चलती थी, समाज ने कह दिया कि नहीं यही सही है,
और आप उसको फॉलो करने लगे, तो ये वास्तव में सुनेस कहना चाह रहे हैं कि फॉलो द स्ट्रेट पाथ, जो लीक बना दी गई आप उसी को फॉलो करते रहे, तो ये भी नहीं। नॉट टू डेविएट, डेविएट का मतलब होता है भ्रमित होना, है ना, फ्रॉम वंस गोल, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से भ्रमित होना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन है स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है टू बिलीव इन एन ऑनेस्ट वे, मतलब ईमानदारी पूर्ण ढंग से जीना या रहना। फिर देखो कह रहा है कि समवन्स ईयर आर बर्निंग, पहले में शायद इसका आंसर लिखा है कि जब आप समवन्स ईयर्स आर बर्निंग का मतलब वो भावना, वो फीलिंग, जब आप सोच रहे होते हैं कि दूसरे आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो द फीलिंग, वह भावना, व्हेन समवन, जब कोई व्यक्ति थिंक्स सोचता है, अदर्स, दूसरों के बारे में, अदर्स, सॉरी अदर्स, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, टॉकिंग अबाउट द फीलिंग, भावना, व्हेन समवन थिंक्स, जब कोई व्यक्ति सोचता है, और यहाँ का दैट क्या है, अंडरस्टूड है, थिंक के बाद, से के बाद का दैट अंडरस्टूड मिलता है, दैट की अदर्स आर टॉकिंग, दूसरे लोग बातचीत कर रहे हैं, अबाउट देम, उनके बारे में। समवन के लिए देम कैसे आया, समवन थर्ड पर्सन है, अक्सर थर्ड पर्सन में आप समवन के लिए ही और शी में जाते हैं तो वो जेंडर बायस्ड हो जाता है, तो आप देम में चले जाते हैं, डिक्शनरी ऐसे लिखती है। बाकी अगर प्रोनाउन चैप्टर में जाना हो तो समवन के लिए आप ही को चुनते हैं। बीइंग एक्सेसिवली जेलस ऑफ अदर्स, बहुत दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होना नहीं होगा। बीइंग एंग्री, नाराज होना, ड्यू टू अनफेयर, ड्यू टू के कारण, अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनुचित आलोचना के कारण, अनुचित निंदा के कारण बहुत अधिक नाराज होना, तो ये भी नहीं है। इचिंग टू इंटर एन आर्गुमेंट, देखो क्या होता है, जब आप किसी बहस या किसी गतिविधि, स्थिति विशेष में जब आप खुद को शामिल करते हैं ना, तो आप इंटर इंटू लिखते हैं, लेकिन जब किसी जगह पर इंटर करते हैं तब आप इंटर इंटू नहीं लिखते। इंटर द पार्क होगा, इंटर द हॉल होगा, इंटर द रेलवे स्टेशन होगा। और एक वर्ब है इच, है ना, यहाँ पर आपको हो सकता है एक नया वर्ड देखने को मिले। इच का मतलब होता है टू वांट टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा रखना। तो इचिंग, इच्छा करते, इच्छा करना, टू इंटर इनटू एन आर्गुमेंट, एक बहस में खुद को शामिल करने के लिए। तो इंटर इनटू, जब आप किसी गतिविधि, बहस आदि में, किसी व्यापार आदि में खुद को शामिल करते हैं तब आप इंटर इनटू लिखते हैं, है ना। और या फिर आप किसी मान लो टेक्स्ट में कोई चीज इंटर करते हैं, ऐड करते हैं, तब आप इंटर इनटू लिखते हैं। बाकी किसी भी जगह आदि में प्रवेश करने के लिए आप इंटर इनटू नहीं लिखते हैं। तो समवन्स ईयर्स आर बर्निंग का मतलब, समवन्स ईयर आर बर्निंग का मतलब होता है कि मतलब किसी ऐसी भावना आपके मन में होना कि दूसरे आपके बारे में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगला है टर्न वंस स्टमक, टर्न वंस स्टमक का मतलब होता है किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना, है ना, टू मेक समबडी फील इल या अनकंफर्टेबल। तो बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग, किसी चीज के द्वारा, बीइंग नॉजिएटेड, वहां नॉजिएटेड एडजेक्टिव की तरह यूज किया। और समवन, किसी चीज या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको क्या अप्रिय महसूस कराया जाए, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं। ऑप्शन ए ये कह रहा है बीइंग प्लेग्ड बाय अ स्टमक, स्टमक अपसेट। देखो प्लेग का मतलब होता है टू कॉज पेन, यानी दर्द आदि महसूस कराना होता है। तो ये भी नहीं होगा कि स्टमक, यानी कि स्टमक में कोई अब डिस्ट्रप्शन है, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं आप, वहां पर पेन फील कर रहे हैं, तो नहीं होगा। अनेबल, असमर्थ हो, टू कॉप विथ, सामंजस्य बिठाने में, द चेंजेज, बदलावों से, यानी जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ आप सामंजस्य बिठाने में असमर्थ हैं, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी नहीं है। स्विच साइड्स व्हाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान साइड चेंज करना, तो ये भी नहीं है। तो टर्न वंस स्टमक का मतलब टू मेक समबडी फील इल और अनकंफर्टेबल, किसी को अप्रिय महसूस कराना या बीमार सा महसूस कराना। तो नॉजिएट का मतलब ये होता है अरुचिकर या अप्रिय महसूस करना या उल्टी जैसा फील करना, ये वास्तव में उसका मीनिंग होता है। कह रहा है कि द वर्ल्ड इज योर oyster का मतलब होता है, देखो जब कोई लिमिट ना हो आपके सक्सेसफुल होने की, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल या अवसर है, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं। तो कह रहा है कि यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, आपके पास हर तरह के अवसर हैं, टू ऑब्टेन, पा लेने के लिए, व्हाट यू विश, जो आप चाहते हैं, फ्रॉम लाइफ, जीवन से। ठीक है, देखो टू ऑब्टेन नॉन फाइनाइट वर्ब है,
व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता है, यानी कि एंटीसीडेंट आपको वहां पर नाउन प्रोनाउन नहीं मिलेगा। लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट, जीवन एक बहुत बेशकीमती उपहार है। लाइफ इज अ पजल, जीवन एक पहेली है। यू कैन नॉट इवन अनरेवल, आप इसको सुलझा नहीं सकते हैं, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है। द वर्ल्ड विल डेजल यू, द वर्ल्ड संसार विल डेजल, आपको चक्काचौंध कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं, सावधान नहीं, सतर्क नहीं है, यानी कि जो संसार यानी कि लोग जो हैं वो आपको वो फील करा देंगे जो आप वास्तव में थे ही नहीं। एक छोटी सी बात याद आती है, जिससे कभी कभी क्या होता है, आप दूसरा व्यक्ति कंफर्टेबल फील करे, कूल फील करे, अपसेट है इसलिए आप क्या करते हैं, खुद पर कभी कभी आरोप ले लेते हैं कि अरे चलो हम ही ठीक है, जो पूरी तरह गलत है आपके लिए, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, उससे आपकी छवि बना दी जाएगी उस तरह की। कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, कह रहा है कि टू डाइल्यूट वंस इंटेंशन, एक व्यक्ति के इरादों को बदलना, विचारों को बदलना। टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवार्ड, यही अर्थ है ना, कि बिना बिना किसी बिना उसी किसी के साथ बिना कुछ अपेक्षा किए आप बेहतर करते हैं, तो कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स इडियम का यूज करते हैं। इन सारे इडियम्स की मीनिंग वहां पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, हिंदी में एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें आप अपने नोट्स में तो ऐड कर सकते हैं, या फिर दी एग्जाम सर्किल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर आपको लिख करके भेज दिया जाएगा, आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए। टू व्हाइल अवे, व्हाइल अवे का मतलब होता है टू पास टाइम, समय व्यतीत करना। वंस टाइम, अपना समय व्यतीत करना इन अनफ्रूटफुल एक्टिविटी, है ना, कि मतलब जो लाभदायी ना हो, ऐसी किसी गतिविधि में आप अपना अगर समय व्यतीत करते हैं। एक्टिविटी को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन की तरह यूज करते हैं, वहाँ एंड अनफ्रूटफुल एक्टिविटी भी लिखा मिल सकता था आपको। टू मिस डायरेक्ट वंस एफर्ट इन लाइफ, अपने जो आपके जो प्रयास हैं उसको गलत दिशा में लगाना जीवन में, ये इसका अर्थ है। ये कहना चाह रहा है तो ये भी नहीं है। तो कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स का मतलब है टू डू गुड, बेहतर करना विदाउट सीकिंग रिवार्ड, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए हुए, यानी कि बदले में बेहतरी की अपेक्षा किए हुए आप अगर बेहतर करते हैं तो लिखते हैं कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, इस इडियम का यूज करते हैं। जनरली एसएससी में इस तरह के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आप एनडीए सीडीएस के पेपर देखिए, बैंकिंग के देखिए, इनके पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। समन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, कह रहा है कि समवन इज इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस एजिटेशन, समवन कोई भी व्यक्ति इज है इन अ स्टेट अवस्था में ऑफ इंटेंस एजिटेशन, गहन उग्रता बेचैनी की स्थिति में है, तो ये वाला नहीं है। समवन इन अ स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्साह में है, तो ये भी नहीं है। समवन इज डेस्परेट, कोई भी व्यक्ति बेचैन है। टू इफ्स ड्रॉप, छुप करके दूसरों की बातों को सुनने के लिए। ऑन अ कन्वर्सेशन, देखो लिखा है इफ्स ड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन, यही आपसे पूछ लिया जाता है कि इफ्स ड्रॉप के बाद आपको प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है। आपको ये कहाँ मिला है, एक इडियम के ऑप्शन में मिला है, आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। तो छुप की किसी की बातों को छुप करके सुनने के लिए, जब आप बहुत उतावले या होते हैं तब आप इस इडियम को यूज कर लेते हैं, है ना, तो यही वाला वहां पर ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ पेन टाइम इशू कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। समवन एम्बेरेस्ड, कोई भी व्यक्ति शर्मिंदा है एट बीइंग कॉट, पकड़े जाने पर। इन द एक्ट ऑफ लाइन, झूठ बोलते समय, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। तो समन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग का मतलब होता है कि दूसरे की बातों को छुप करके सुनने में आप उत्सुक हैं या बेचैन हैं, मतलब सुनना ही सुनने की इच्छा है आपकी, तब आप इस इडियम का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, देखो कह रहा है कि इसका अर्थ है कि टू मेक समवन, किसी भी व्यक्ति को बना देना। और देखो ये लिखा है टू मेक समवन फील वर्स,
किसी व्यक्ति को और अधिक खराब महसूस कराना विथ वंस वर्ड, अपने शब्दों से और एक्शन, अपने कार्यों से। और देखो हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड, ये तो सम्मन के लिए आया हुआ है ना, इसके लिए आया हुआ है, सम्मन के लिए आया हुआ है। और वास्तव में इसका ये वर वाला पार्ट ये लिखा है। तो ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब होता है जो व्यक्ति पहले से खराब महसूस कर रहा है, अप्रिय स्थिति में है, आप उसको और ज्यादा खराब महसूस करें अपने शब्दों से या अपने कार्यों से, अपनी गतिविधि से, है ना। जो तकलीफ में फिर भी आप तकलीफ पे तकलीफ दिए हैं, ऐसे कुछ आप यूज करते हैं। द लास्ट थ्रस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, तो ये भी नहीं है। टू एक्सेप्ट डिफीट इन द फेस ऑफ एन एनिमी, ये भी नहीं है। स्लाइसिंग थ्रू द डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, जिसका जीव व्यक्ति दैट जिसका वन फेसेस एक व्यक्ति सामना करता है इन लाइफ जीवन में, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे क्या है, जिस सेंटेंस का जिस फ्रेज का आपको अर्थ समझ में आ जाए, है ना, तो आप हिंदीकरण ना करिए, आप उससे बच के निकल जाइए। अभी जैसे क्या है, मैं मान लो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, अध्यापक की भूमिका में हूँ, तो ये जरूर मतलब ये जरूरी हो जाता है कि मैं हिंदी अर्थ बताऊं। और कुछ पेन टाइप में इश्यू है। खैर, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है डींग हाँकना, है ना। टू ब्रैग, और ब्रैग के साथ अबाउट यूज करते हैं आप, या फिर टू बोस्ट, तब आप ऑफ लिखते हैं। बीइंग वेरी लाउड इन कंपनी नहीं हो पाएगा। ऑल साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा, नाराजगी, सिग्निफाइंग नथिंग, जो कुछ भी प्रदर्शित ना करे। एक्सेसिवली बोस्टफुल, बहुत ज्यादा। अब देखो बोस्ट वर्ब होता है, बोस्टफुल एडजेक्टिव बनाया, एक्सेसिवली एडवर्ब हो गया। ऑफ वंस अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के प्रति क्या है, आप कुछ ज्यादा ही क्या है, मतलब डींग हाँकने वाले हो चुके हैं, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं। ये ऑप्शन सी कहना चाह रहा है, यही सही है। बीइंग स्कैथिंग इन वंस क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, स्कैथिंग मतलब होता है बहुत उग्र हो जाना, है ना, कि दूसरे की क्रिटिसिज्म, दूसरों की आलोचना को लेकर के आप क्या है, बहुत ज्यादा उग्र है, तो ये नहीं हो पाएगा। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट खूब देखने को मिलता है, डींग हाँकने के सेंस आप इस इडियम को यूज कर लेते हैं। गेट अंडर समवन स्किन का मतलब है टू फेल इंटेंसली टू लव विद समवन, ये नहीं हो पाएगा। टू फेल इंटेंसली, काफी ज्यादा बुरे ढंग से असफल होना इन लव, प्रेम में, विद समवन, किसी के साथ। टू कॉज इंटेंस लाइकिंग, कॉज का मतलब था उत्पन्न करना, पैदा करना, क्रिएट करना। इंटेंस लाइकिंग बहुत ज्यादा लगाव इन समवन, किसी भी व्यक्ति में, तो ये भी नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड समवन कम्प्लीटली, किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझ लेना, ये भी नहीं, कोई किसी को कभी नहीं समझ पाता पूरी तरह से। टू अनॉय, नाराज करना, और इरिटेट, ये भी नाराज करना ही, परेशान करना समवन, किसी व्यक्ति को इंटेंसली, काफी ज्यादा, तो यही इसका अर्थ है। गेट अंडर समवन स्किन का मतलब होता है टू अनॉय और इरिटेट समबडी वेरी मच, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नाराज आदि, मतलब बेचैन करना, नाराज करने के सेंस में भी आप बोल सकते, लिखा भी टू अनॉय। मेक हैंड्स मेक लाइट वर्क, मेक हैंड्स मेक लाइट वर्क, देखो जैसे क्या है, वास्तव में ये कहना चाह रहा है कि सॉरी, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वास्तव में कहना चाह रहा है कि लोग अगर मिल करके काम करते हैं तो किसी काम को आसानी से जल्दी से कर लेते हैं, यही इसका अर्थ है। ठीक है, अगर आपको इसका अर्थ कुछ और मिले तो आप जरूर बताइएगा हमें, है ना। तो ऑप्शन बी में लिखा है कि मेनी पीपल और हु आर हेल्पिंग, जो सहयोग कर रहे हैं, और कह रहा है कि अकॉम्प्लिश, पूरा कर लेते हैं। तो मेनी पीपल हेल्पिंग, जो सहायता कर रहे हैं, और मेनी पीपल के बाद ये वर्ब वाला पार्ट पड़ा, कैन हेल्प, सहायता कर सकते हैं, और हेल्प डू समथिंग होता है। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना, अ टास्क, किसी कार्य को क्विकली, तेजी से, ये इसका अर्थ है। पहला कह रहा है कि मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर, बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं। फिर लिख रहा है कैन लाइट अ न्यू पाथ, एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ये वास्तव में इस इडियम का अर्थ है ही नहीं। मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन मेक वर्क, उस काम को बना सकते हैं, नॉन सीरियस, जो गंभीर ना हो। हालांकि ये कहना चाहिए जैसे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं
तो हर कोई दूसरे पर टालने की कोशिश करता है, तो काम सीरियसली हो नहीं पाता है, ये भी नहीं है। वर्कर्स लाइट अप, कामगार लाइट अप द वर्क, काम को आसान कर देते हैं। वहाँ दैट अंडरस्टूड है, दे अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है अपने कंट्रोल में लेने के लिए, यानी कह रहा है कि जो कामगार हैं वो जिस काम को कंट्रोल में लेते उसको आसान बना देते, तो ये भी नहीं है। तो मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क का मतलब होता है बहुत से लोग जब मिलकर काम करें तो उस काम को जल्दी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, यही इसका अर्थ है। तो आपका 15 में सी वाला हो पाएगा। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, खूब पढ़ा है आपने, है ना, कि जो चीज आपके पास पहले से है वो जो चीज नहीं है उससे बेहतर है। व्हाट्स हिडन, जो छिपा हुआ है, इज है या होता है, ऑलवेज हमेशा, अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, अनुमान का मुद्दा, नहीं हो पाएगा। व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, इज ऑलवेज, वो हमेशा, मोर वैल्यूएबल, अपेक्षाकृत ज्यादा कीमती होता है, दैट, उससे, व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग, जो हमें पा लेने की संभावना है, तो ये बी वाला हो पाएगा। अ गिफ्ट इज ऑलवेज बेटर केप्ट, एक व्यक्ति को एक गिफ्ट को इज ऑलवेज बेटर, अपेक्षाकृत हमेशा अच्छा होता है, केप्ट क्लोज, वनसेल्फ, खुद के करीब रखा जाना, नहीं हो पाएगा। व्हाट कैन हैपन, जो घटित हो सकता है, इज ऑलवेज, वो हमेशा होता है, बेटर देन व्हाट हैज हैपेंड, जो हो चुका है, ऐसा नहीं है ना, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी, कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश का मतलब होता है जो चीज आपके पास है वो जो चीज पाने की संभावना है उससे कहीं बेहतर होना, ये इसका अर्थ है। मेक हैवी वेदर, क्लाउड सीडिंग, टू पॉल्यूट द एयर, इस दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हैं। टू कंप्लेन, शिकायत करना, अबाउट वेट एंड रेनी कंडीशंस, ये भी नहीं होगा, यानी अप्रिय स्थितियों के लिए लिख रहा है। अननेसेसरीली क्रिएट डिफिकल्टी, यानी कि अनावश्यक ढंग से समस्या उत्पन्न करना, इन डीलिंग, निबटने में, विद अ टास्क, किसी काम से, यानी कि किसी काम को करने में जबरदस्ती आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, वही होता है मेक हैवी वेदर। फिर कह रहा है कि स्वीप अंडर द कारपेट, मेंटेन सीक्रेसी, गुप्तता को बनाए रखना, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, ये हो सकता था अगर आप एक और ऑप्शन ना पढ़े होते। हाइड फ्रॉम जर्नल व्यू, आप सामान्य लोगों की नजरों से छिपा करके रखना। कीप अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को रखना, अंडर रैप्स, यानी कि यहाँ गुप्त रखने से। इन द होप, आशा या उम्मीद में, दैट की इट विल बी फॉरगेटन, इसे भुला दिया जाएगा। यही अर्थ है कि किसी चीज को प्रकट होने से इसलिए रोकना ताकि लोग उसे जान ना पाए, यानी कि एक समय पर धीरे धीरे भूल जाए। डू अ क्विक क्लीन अप जॉब, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। जिन ऑप्शंस के अर्थ बिल्कुल इजी हैं उनको ऐसे ही बस पढ़ के निकल गए हैं, क्योंकि फाइनली आप अगर ईडीएम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के पेपर को देने के लिए, और आप उतना मेच्योर, उतना समझदार हैं, और जिस वर्ड का, सेंटेंस का, फ्रेज का अर्थ आप पढ़ के समझ जाए उसका हिंदीकरण करने की जरूरत आपको नहीं है। अब पर्पल पेज का मतलब होता है अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म, जैसे क्या होता है, अब पर्पल पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ गुड लक, अच्छे भाग्य का समय, अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स, नहीं हो पाएगा। द फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन, ये भी नहीं है। अ बॉडीली डिसकलरेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी, अनुवांशिकता से संबंधित कह रहा है, ये भी नहीं है। तो अ ग्रेट रन ऑफ लक, यानी कि भाग्य का अच्छा मतलब समय, और सक्सेस, सफलता का, और फॉर्म या इस तरह की किसी चीज का। अब पर्पल पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ गुड लक, अच्छे भाग्य का समय, यानी कि जब चीजें जिंदगी में बेहतर ही बेहतर हो रही है। पुट आउट टू पैस्चर का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब सेवानिवृत्त करना, यानी कि उससे छुटकारा पा रहे हैं आप। और रेंडर रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, यानी कि अनावश्यक चीजों से जब आप छुटकारा पाते हैं तो आप ईडीएम के रूप में पुट आउट टू पैस्चर लिखते हैं। टू फीड समवन, टू डिमिनिश मतलब कम कर देना, इंपॉर्टेंस महत्व को, ये भी दोनों नहीं है। टू इनकम्बेट, ये भी नहीं है। तो जैसे क्या है, द एग्जाम सर्किल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम किसी भी पेपर को सॉल्व कराने से पहले ही उसका पीडीएफ फॉर्म टाइप्ड मटेरियल आपको भेज देते हैं, ताकि आप उसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ईडीएम्स हैं इनको हम लिख करके बीसी टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, है ना। और आप एसएससी एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या बैंकिंग के एग्जाम की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से, आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी क्वेश्चन में डाउट हो
तो कमेंट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। एग्जाम सर्किल करके ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है ना, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। 5 जुलाई से स्टार्ट होना था, अलग अलग कारणों से पोस्टपोन हो जाता है ना। देखता हूँ कब से शुरू कर पाता हूँ। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है, आपको आपका समय नहीं खराब होगा और हमसे पढ़ने के बाद आपको दोबारा फिर से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। जिस किसी भी पॉइंट पर आप ये फील करते हैं कि हमसे पढ़ने के बाद आपका टाइम खराब हो रहा है, आप सीख कुछ नहीं पा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, उस पॉइंट पर आप क्लेम करके अपनी फीस हमसे वापस ले सकते हैं। बाकी जैसे क्या है, जो मॉक पेपर्स हम हमेशा सॉल्व कराएंगे, जो हुए भी हैं, पैसेज को और वर्ड पावर को अलग रखने की मैं कोशिश करूंगा और ग्रामर के क्वेश्चंस को अलग रखने की कोशिश करूंगा। चलो फिर यही रखते हैं। बाकी आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएससी के प्रैक्टिस पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो प्लीज कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू।